हेलो एवरीवन, आज से हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हम एमसीक्यू करेंगे। तो एक एक करके हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू कहता है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये कह रहा है कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे देखते हैं। अब ये कहता है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये कह रहा है भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद हैं। तो इसमें 395 अनुच्छेद हैं। फिर आगे का क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान कुल कितने भागों में विभक्त है। तो इसके पार्ट कितने हैं। तो पार्ट इसमें 22 पार्ट दे रखे हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत के संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये कह रहा है अभी तक भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। तो ये पुराना था, अब इसमें 104 संशोधन हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है भारत के संविधान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें 12 अनुसूचियां दे रखी हैं। फिर आगे दे रखा है भारत के संविधान का प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो एक बार, अभी तक एक बार संशोधन हुआ है भारत की प्रिमल में। अब देखते हैं 7 कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का समावेश कब और संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये कह रहा है जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान में कब जोड़े गए थे। तो ये कह रहा है बस 1976 में, जो 1976 में जो 42 वाला जो संशोधन हुआ था तभी ये जोड़े गए हैं 42वें संशोधन को। आगे देखते हैं। 8 कह रहा है वह कौन सा मामला था जिसमें उच्चतम न्यायालय में संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार को मान्यता दी, किंतु संविधान के मूल स्वरूप में किसी संशोधन का अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये कह रहा है वह कौन सा संशोधन था जो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने संसद के अधिकार को मान्यता दी किंतु संविधान के मूल स्वरूप को संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है पर मूल स्वरूप में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा केस था। तो ये केशवानंद भारती वाला केस था। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 9 संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित कर पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सा आर्टिकल है जिसमें पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये आर्टिकल 16 में बताया गया है। अब क्वेश्चन 10 कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है। तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होगा वो कितने टाइम तक लागू हो सकता है। तो 6 मंथ। अब आगे, अब ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान द्वारा लिए गए थे। सॉरी, ये कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं आगे। हाँ, आगे का क्वेश्चन कहता है आगे क्वेश्चन कह रहा है मृत्युदंड के अपराधी को क्षमा प्रदान करने के लिए कौन सक्षम है। तो ये कह रहा है कोई मृत्युदंड दिया गया है किसी अपराधी को, अगर उसे क्षमा करना है तो कौन कर सकता है, उसको क्षमादान कौन दे सकता है। तो केवल राष्ट्रपति दे सकता है। आगे कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने के प्रावधान है। तो ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी। तो ये बताता है आर्टिकल 350A। 350A कहता है कि जो भी शिक्षा दी जाएगी प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में दी जाएगी। अब आगे
तो ये कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति कब हटा सकता है। तो जो सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसे राष्ट्रपति कब हटा सकता है। तो ये कह रहा है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद। अगर संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देगा। आगे आगे कह रहा है संसद के किस सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। तो कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी वो संसद में बैठ सकता है। आगे कह रहा है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश कौन भेजता है। तो जो टैक्स लगते हैं, तो कह रहा संघ और राज्यों के बीच जो जो टैक्स हैं उनके पैसे को वितरण के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश कौन भेजेगा। तो ये वित्त आयोग भेजेगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जाता। तो वो वित्त विधेयक है, ये लोकसभा में हमेशा प्रस्तुत किया जाता है। आगे ये कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो ये कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो कह रहा है अवसर की समानता। अब 19 सेक्शन 19 कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होते हैं। तो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वो किस चीज के अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। आगे फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो कौन से ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। तो मूल अधिकारों को प्रवृत्त कराना, जो मूल अधिकारों से संबंधित कोई केस है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कर सकते हैं। अब ये कह रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकता है। तो कौन बढ़ा सकता है। तो ये संसद बढ़ा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाने का काम कौन करेगा, संसद करेगी। संसद बढ़ा सकती है। अगर संसद को लगता है अगर टाइम बढ़ा देना चाहिए राज्य की विधानसभा का, तो वो बढ़ा देगी। अब देखते हैं भारत का संविधान स्वीकृत घोषित हुआ था। तो ये कह रहा है जो भारत का संविधान है वो कब स्वीकृत हुआ था। तो ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकृत हुआ था। अब ये कह रहा है 23 निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में एक ऐतिहासिक निर्णय की राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बंद असंवैधानिक और गैर कानूनी है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हैं दिया गया है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि जो राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित बंद असंवैधानिक और गैर कानूनी है तथा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। तो ये कौन सी केस में कहा गया था। तो केरल उच्च न्यायालय में जो कोर्ट है वो कौन सा था, केरल हाई कोर्ट था। आगे कह रहा है धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक है वो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके लिए कौन सी अर्हता नहीं है। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। तो उसमें 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 35 साल की उम्र प्राप्त ही कर ले। अब आगे उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अनुभव रहा हो, ये सही है। उसके भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो, ये भी ठीक है।
पर इसमें ऐसा नहीं है, जो 35 साल वाली है वो। अब है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसा है जो धूम्रपान नहीं करता है, ठीक है, और फिर भी उसे उसे फिर प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ये कौन सी केस में कहा है? तो ये MC मेहता वाले केस में कहा है। MC मेहता बना भारत संघ। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभु अनुमुक्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रभुत्ता अनुमुक्ति का सिद्धांत है मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्दित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। तो ये कहा गया था नीलवती बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य में। तो ये कह रहा है जो निम्नलिखित में से किस वाद में कौन सा ऐसा केस था जिसने सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता के अनुमुक्ति या सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्धारित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होता है। तो ये कह रहा है अगर किसी के मूल अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है तो उसे प्रतिक्रमण दिया जाएगा। तो ये कौन से केस में किया गया है? प्रतिकर अभिनिर्धारित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। तो ये कहा गया नीलवती बोरा बनाम उड़ीसा राज्य वाले केस में। अब आगे कह रहा है 28 निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है, ये नहीं है योजना आयोग जिसे नीति आयोग भी कहते हैं। तो ये नहीं है। अब आ जाओ आगे कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में असाधारण शक्ति विनिहित करते हैं? कौन से ऐसे आर्टिकल हैं? तो ये कह रहा है संविधान के कौन से ऐसे आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्ति निहित करते हैं? तो कौन कौन सी असाधारण शक्ति देती है सुप्रीम कोर्ट को? तो जो आर्टिकल 32 है, 136 है, 142 है। तो ये असाधारण शक्ति देते हैं किसे? सुप्रीम कोर्ट को। 32, 136 और 142। आगे भारत में संपत्ति का अधिकार है। तो जो भारत में अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा है? तो वो अब संवैधानिक अधिकार है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत बाद ने भारतीय संविधान की में प्रथम संशोधन किया था? तो ये कह रहा है ऐसा कौन सा केस है जिसने भारत के संविधान में पहला संशोधन किया था? तो पहला संशोधन किया था मद्रास राज्य बनाम चंपारण दोराई राजन, ये वाला केस था जो 1951 का था। इसने पहली बार संविधान संशोधन कराया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो ये कह रहा है जो राज्य में अध्यादेश जारी करता है जो राज्यपाल, वो कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 213 में बताया गया है। अब आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा मुकदमा मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा मुकदमा है जो मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है? तो ये ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य वाला केस है। अब कह रहा है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित किया गया था। तो जो संविधान की मूल संरचना है वो कौन से वाले केस में सिद्धांत स्थापित किया गया था? तो इसमें ये नहीं दे रखा, ये केशवानंद भारती वाला केस है। तो इसमें ये दे नहीं रखा है अभी, तो इसमें आ जाएगा कोई नहीं। अब आ जाते आगे वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रगान को गाते समय खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान को प्रदर्शित किया जाता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रगान में चुप रहना राष्ट्रगान के प्रति अपमान होगा। किस बात में यह कहा गया है? तो ये बिजोई एमैनुअल बनाम केरल राज्य वाले केस में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि राष्ट्रगान को गाते समय खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति उचित सम्मान को प्रदर्शित किया जाता है। यह कहना उचित नहीं होगा कि राष्ट्रगान में चुप रहना राष्ट्र के प्रति अपमान होगा। और अगर कोई राष्ट्रगान हो रहा है तो अगर आप गा नहीं रहे हैं तो शांति से खड़े हो जाएं, तो ये माना जाए कि राष्ट्रगान का सम्मान किया है। तो ये किस केस में कहा गया है? तो ये बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्यबाई केस में कहा गया है। अब आगे कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए? जो भारत का संविधान है उसमें कितने मूल कर्तव्य हैं? तो इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। अब आगे 37 कह रहा है शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो ये कौन से आर्टिकल में? 21A में बताया गया है। अब आ जाते हैं 38। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन में संविधान संबंधित अनुच्छेद है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। आगे कह रहा है 39 संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपात स्थिति में किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कह रहा है जीवन जीने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ये कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषित आपात स्थिति में किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जीवन जीने के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। अब आ जाते हैं हम आगे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशक्त विद्रोह शब्द निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा शामिल किया गया था? तो ये कह रहा है जो 352 में जो आंतरिक अशांति के स्थान पर जो सशक्त विद्रोह लिख दिया गया है, जोड़ा गया है, तो उसकी जगह आंतरिक अशांति की जगह तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब आगे 41 कह रहा है 1985 में पारित संविधान के 52वें संशोधन ने 10वीं सूची जोड़ी, यह संबंधित है। तो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरता से है। तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। कौन सी सूची है? 10वीं। अब आगे 42 कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशा की जांच हेतु प्राधिकृत करता है? तो ये कह रहा है जो ओबीसी आयोग है उसकी जांच हेतु प्राधिकृत है। तो 340 में। जो पिछड़ा आयोग कहाँ है? तो वो 340 में है। 43 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित किसी पूर्वापयोग के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है? जो अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वायुक्त के लिए सकल मुद्दों का जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। तो ये 338 में है। नीचे 338 में दे रखा है। 44 कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा है नीति निर्देशक तत्व? तो ग्राम पंचायतों का संगठन करना, ये क्या है? ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। अब आ जाते हैं 45 कह रहा है अनुच्छेद 21 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया है। तो ये कह रहा है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा देने का अधिकार है वो कब जोड़ा गया है? तो वो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है? संविधान जो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है जो 2002 में हुआ था। आगे कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से आबद्ध नहीं है। ऐसा उच्चतम न्यायालय ने किस निर्णय में निश्चित किया है? मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है, तो ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले निर्णय दे दिया कोई, तो उससे वो बाध्य नहीं है। तो ये कौन से वाले केस में कहा गया है? तो कहा गया है बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में। आगे अनुच्छेद 43A को जो कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित है,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अब आ जाते हैं हम भारतीय, अब 48 कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं 45 वो किससे संबंधित है? 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अब आ जाता है जो आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या है। तो जो 143 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो सुनवाई की जाएगी उसमें कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो उसमें 5 न्यायाधीश होने चाहिए। अब धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से किसमें दी गई है? ये पूछ रहा धन विधेयक की परिभाषा कहाँ दी गई? तो धन विधेयक की परिभाषा 110 और 199 में दी गई है। अब आगे कह रहा है संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना हित दंड देने की शक्ति प्राप्त है? जो कह रहा है इस क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना हित दंड देने की शक्ति दी गई है? तो ये दे रखी है 215 में। 215 में बताया गया अगर कोई हाई कोर्ट है उसकी कोई अवमानना करता है उसकी तो फिर क्या करेगा वो 215 के तहत आर्टिकल 215 के तहत उसे दंड दे सकता है। अब आ जाते 52 कह रहा है भारतीय संविधान के अध्याय 6 भाग 56 जो अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है उसके अनुच्छेद है। तो जो अध्याय 6 है तो वो अध्याय 6 है उसमें तो अध्याय जो 6 है वो जो अध्याय 6 है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक आर्टिकल दे रखे हैं? तो उसमें आर्टिकल 233 से 238 तक दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो ये कह रहा कौन सा ऐसा है जो मूल अधिकार नहीं है? तो कह रहा समस्त नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता देना ये मूल अधिकार नहीं है। चुंगन कह रहा है भारतीय संविधान की उद्घोषणा संशोधित हुई थी। तो भारतीय संविधान की जो उद्घोषणा है प्रिम्बल है वो कब संशोधित हुई थी? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे कह रहा है मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? जो मूल कर्तव्य हैं वो संविधान के किस भाग में है? तो ये 4A में 4A में मूल कर्तव्य दे रखे हैं। अब आगे कह रहा है 56 समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है। जो समानता का अधिकार है वो कौन से वाले आर्टिकल में दे रखा है? तो आर्टिकल 14 से 18 में दे रखा है। 14 से 18 में दे रखा है समानता का अधिकार। अब हमने कर लिए MCQ 56 तक। आगे के MCQ हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।